देखो भाई, हम लोग गॉस के नियम और विद्युत फ्लक्स पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में ये पहला अनुप्रयोग है उसका कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत विभव हम लोग निकालना सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम तीव्रता निकालेंगे वह जो है गॉस का प्रयोग करते हुए, गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए निकाला जाएगा। तो देख लो भाई, पहले हम क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का हमने तार ले लिया, ये तार हमने ले लिया अनंत लंबाई का, और ये तार आवेशित है। इसके कारण, इस तार के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस तार के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसको हमने धनावेश से आवेशित कर रखा है। ये अनंत लंबाई का तार है और इस तार से यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गॉस के नियम के प्रयोग से हमको अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमें एक बंद पृष्ठ की ज़रूरत पड़ती है जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। बिना गॉसियन पृष्ठ के हम गॉस के नियम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो गॉस के नियम का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। हमने यहाँ पर एक बेलनाकार पाइप ले लिया, एक बेलनाकार पाइप ले लिया यहाँ से, एक बेलन की रचना कर लिया हमने। यहाँ से ये जो पॉइंट P है इस पर हमने एक बेलन की रचना कर लिया। अब यह जो बिंदु P है जो तार से स्मॉल r दूरी पर है, यह गॉसियन पृष्ठ पर आ गया है। अब हम यहाँ पर गॉस के प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो देखो भाई, क्या करेंगे, पहले इस आवेशित तार के कारण, ये जो हमारा एक समान रूप से आवेशित चालक तार है, इसका आवेश पृष्ठ घनत्व, रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व जो है वो लैम्डा है। रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है भाई, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की संख्या को, एकांक लंबाई में कितने आवेश हैं वही उसका रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे पहले, बहुत छोटा सा। इस पृष्ठ पर हमने, ये मान लो ये पृष्ठ है, बेलन का पृष्ठ, इस पर हमने एक छोटा सा खंड ले लिया। अब हम देखेंगे इस छोटे से खंड से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। जब हमने क्षेत्रफल अवयव बहुत कम लिया है तो यहाँ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो बहुत ही कम होगा। तो हम इसको ले लेंगे डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ओ को ई डी ए कॉस थीटा लिख लेंगे हम। कॉस थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ से देखो भाई, ये जो विद्युत ये क्षेत्रफल अवयव है, क्षेत्रफल अवयव की दिशा कहाँ होगी, इसके लंबवत, पृष्ठ के लंबवत हो जाएगी क्षेत्रफल सदिश की दिशा। ये धनावेशित है, इसके कारण जो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं आएंगी वो धन आवेश से निकलेंगी और अनंत तक जाएंगी। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो भी क्षेत्रफल सदिश के दिशा में होगी। और जब दोनों सेम दिशा में हैं तो यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू बनेगा वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर थीटा का मान हम कितना रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। एक लाइन आप लिख सकते हो, क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों
एक ही दिशा में हैं, और जब दोनों एक ही दिशा में तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो डी फाई ई बराबर आपको मिल जाएगा ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो डी फाई ई बराबर आपको मिल गया ई डी ए का, डी फाई ई बराबर ई डी ए। ये तो आपको मिल गया एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव से। अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है कि इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आप लिखोगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, दोनों पक्ष का समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी फाई ई, ये हो जाएगा ई डी ए। डी फाई ई का समाकलन करोगे तो आ जाएगा फाई ई, और ई कांस्टेंट होगा, ई का तो समाकलन होगा नहीं, हम एरिया के सापेक्ष इसका समाकलन कर रहे हैं, तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई इंटू ए। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर आप रखोगे 2 पाई आर यल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर यल हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से मिल जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर यल का। हमको वैद्युत क्षेत्र चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है भाई, जो फाई ई होता है वैद्युत फ्लक्स होता है किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई बराबर होता है Q/ε0। तो Q के फाई ई के जब हम क्या लिख सकते हैं, Q/ε0 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो और यहाँ लिख दो समीकरण फर्स्ट से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से जी, फाई Q/ε0, फाई की जब हम क्या रख देंगे, Q/ε0 रख देंगे, और ये मिल जाएगा ई इंटू 2 पाई आर यल का। तो ई बराबर मिल जाएगा आपके पास 1/2 पाई आर यल ε0, 2 पाई आर यल ε0 हो जाएगा आपके पास। अब क्या करो इसको, अगर इस तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो, यदि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो, तब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो लैम्डा बराबर Q/L का। अगर लैम्डा बराबर Q/L है तो यहाँ से Q बराबर क्या रख सकते हैं हम लोग, लैम्डा L रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में Q/L देखो भाई, ये है E बराबर 1/2 पाई आर ε0 इंटू Q/L के फॉर्म में हो सकता है। और Q/L, Q के जब हम क्या रख देंगे, लैम्डा L रख देंगे, तो E बराबर आपको मिल जाएगा 1/2 पाई आर ε0 इंटू लैम्डा L/L का। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से E बराबर 1/2 पाई आर ε0 λ/2 पाई आर ε0 मिल जाएगा। देखो भाई 1/2 पाई आर ε0 का वैल्यू अगर हम पुटअप करेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत ही कठिन हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको 1/4 पाई ε0 के फॉर्म में अगर हम चेंज कर दें तो 1/4 पाई ε0 का जो वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9 रखना आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए नीचे ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, और जब नीचे ऊपर 2 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा जी, E बराबर 2 λ/1/4 पाई ε0 हो जाएगा। ये 1/4 पाई ε0 इंटू 2 λ/r लिख सकते हैं इसको हम, 1/4 पाई ε0 इंटू 2 λ/r। अब इसका वैल्यू रखना हमारे पास आसान हो जाएगा और रेखीय आवेश घनत्व पता रहेगा, तो पुटअप करके हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकाल लेंगे। समझ में आया? अगर हम इसको वेक्टर रूप में लिखें, वेक्टर रूप में, तो आ जाएगा आपको वेक्टर E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू 2 λ/r एकांक वेक्टर r।
देखो भाई दूसरा टॉपिक है इसका, अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो भाई यहाँ पर क्या करना है, एक अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट है जिसके समीप में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए देखो, ये पहले हम लोग एक समतल अचालक प्लेट की कल्पना करेंगे। समतल अचालक प्लेट, इसके समीप में यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वह बिंदु कहाँ होने चाहिए, एक बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे, तभी तो हम गॉस के नियम का प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसे पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे जो जिसके कारण ये जो पॉइंट P है वह उस पृष्ठ के अंतर्गत आ जाए। तो यहाँ से एक बेलन की हम कल्पना करेंगे। ये जो बेलन होगा एक समान क्षेत्रफल का होगा, सभी बिंदुओं पर इसके क्षेत्रफल एक समान होंगे और जितनी दूरी पर इस आवेशित अचालक प्लेट से बिंदु P होगा उतना ही दूरी पर दूसरी तरफ भी एक बिंदु P ले लेंगे, जहाँ पर P डैश ले लिए, जो इस चादर से स्मॉल r दूरी पे यह भी है और स्मॉल r दूरी पर यह भी है। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस प्रकार से देखो भाऊ, अगर यह हमारा कोई समतल अचालक प्लेट हो, अगर हम इसको ऐसे रखे हैं, यहाँ पर स्मॉल r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम एक ऐसे गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, एक ऐसे बेलन की रचना करेंगे जिसके कारण ये दोनों बिंदु उस बेलन के पृष्ठ पर आ जाएं। तो यहाँ से हमने कल्पना कर लिया। तो लिखेंगे क्या हम यहाँ पर, माना एक समान धनावेशित अचालक प्लेट है जिसके समीप में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल अवयव की बात करें, अगर ये हमारा बेलन है और इसका ये क्षेत्रफल है तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, इस तरफ होगी। और ये हमारा धनावेशित चादर है, ये जो चादर हमने ले रखा है धनावेशित है, इस पर जो उपस्थित आवेश है धनावेश है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वह इससे दूर उत्पन्न होगी, इधर जाएगी। तो देखो भाई, क्षेत्रफल अवयव की जो दिशा हो गई वो इस तरफ हो गई और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस तरफ हो गई, दोनों एक दिशा में आ गए। अगर P डैश पर हम बात करें तो P डैश पर अब इधर क्षेत्रफल सदिश किधर जाएगा जी, इस तरफ जाएगा। तो इधर हो गया आपके पास क्षेत्रफल सदिश DA का दिशा, और यहाँ पर ये जो चादर है, चादर के दोनों सतहों पर, अगर ये चादर है, चादर के दोनों सतहों पर जो आवेश हैं वो एक समान रूप से फैले हुए हैं। तो इधर का जो धनावेश है इसके कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई उसकी दिशा इधर हो गई, और इस पर भी तो धनावेश हैं तो इसके कारण यहाँ पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी इसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ हो जाएगी। दोनों क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इनके बीच कोण बनेगा 0 डिग्री का। इनके बीच कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री का। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं चालक के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बेलन के दोनों सिरों से
दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आ जाएगा आपके पास वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो ये मिल जाएगा आपके पास फाई ई बराबर 2 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अगर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए को हम तोड़ेंगे तो आपके पास मिल जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा। थीटा का मान यहाँ क्या लोगे 0 डिग्री, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में हैं। क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं। जब दोनों एक ही दिशा में तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर आपको मिल जाएगा ई डी ए कॉस 0 और कॉस 0 का वैल्यू आ जाएगा 1। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर मिल जाएगा ई डी ए का ई डी ए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू अगर हम पुटअप करें तो आपके पास हो जाएगा फाई ई बराबर 2 ई डी ए। ई का तो समाकलन होगा नहीं, ई कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाएगा डी ए। इसका डी ए का समाकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए 2 ई ए, एरिया इसका आ जाएगा। अब इस समतल पृष्ठ का एरिया हम पुटअप नहीं करेंगे यहाँ पर अभी। अब देखो भाई, यहाँ से हम लोग गॉस का नियम का प्रयोग कर दें, गॉस के नियम का प्रयोग कर दें। तो गॉस के नियम गॉस का नियम क्या कहता है जी, फाई ई बराबर जो होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फाई ई की जगह पर हम क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 2 ई ए का। हमको क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो ई बराबर आपके पास आ जाएगा क्यू अपान 2 एफ, हमको क्या चाहिए, ई चाहिए। तो ई बराबर आ जाएगा क्यू अपान 2 ए एप्सिलॉन नॉट का। ये आ गया आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, जब हमको इसका आवेश पता हो और एरिया पता हो। अगर एरिया नहीं पता होगा तब कैसे लगाएंगे भाई इसमें। तो हम क्या करेंगे, अगर इस समतल पृष्ठ का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो। आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है भाई, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की जो संख्या होती है वही आवेश पृष्ठ घनत्व होता है। एकांक आयतन में, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यदि आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब, जब आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा होगा तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो हम क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए रख देंगे वहाँ पर। तो ई बराबर हमको मिल जाएगा सिग्मा इंटू ए बटे 2 ए एप्सिलॉन नॉट का। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर हमको मिल गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का। यह हमें मिल गया किसी समतल अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। जब हमारे पास आवेश पृष्ठ घनत्व का मान पता हो तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए निकाल लेंगे उस चालक चादर के समीप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।